हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत। आज के इस मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम पोक्सो अधिनियम के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसे लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। तो आज के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में हम एक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष, जिसमें हम स्वाभाविक सी बात है ये जानने का प्रयास करेंगे कि पोक्सो एक्ट क्या है, किनके लिए ये लाया गया है, इसके अंतर्गत किन लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ उसके 10 साल के क्या उपलब्धियां रही हैं, या फिर ये कि इसके विश्लेषण में अगर कुछ कमियां हैं तो उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। यानी पोक्सो ने ठीक तरीके से काम किया है या नहीं किया है, इत्यादि तमाम तरीके की चीजें हैं जो हम इसमें कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पोक्सो जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, या पोक्सो इसका फुल फॉर्म क्या है। आप देख सकते हैं POC का मतलब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, किस चीज से प्रोटेक्शन? ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसको इंग्लिश में ही मैंने लिखा है, हालांकि हिंदी में भी लिख दिया नीचे, पर क्योंकि इसको हम लोग पोक्सो एक्ट बोलते हैं तो हिंदी में हम इसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कहेंगे। यानी जो भी यौन मामले हैं, जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनसे किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है और उनके संरक्षण के लिए किस तरीके से अधिनियम काम करता है, ये है पोक्सो अधिनियम, जो कि 2012 में जो है और क्योंकि बच्चों से संबंधित है इसलिए बाल दिवस के अवसर पर किया गया था। तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही बाल दिवस मनाया है। तो 10 साल जो है वो कंप्लीट हो गए 2012 से लेकर के 2022 के बीच। तो एक तो हमने ये आपको दिखाया, लेकिन ये जो 10 साल का जो अंतराल है, 10 वर्षों का जो ये अंतराल हुआ, इस 10 वर्षों के अंतराल में तमाम सारे ऐसे एनालिसिस आए हैं, ऐसे विश्लेषण सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि इस पोक्सो के कार्यान्वयन में कई तरीके के गैप्स पाए गए हैं जो कि ठीक नहीं है। गैप्स का मतलब उनमें जो जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो करके कुछ ज्यादा ही अंतराल है, उसके क्रियान्वयन में कुछ ज्यादा ही अंतराल पाया गया है। अब इस अंतराल में दो चीजों को हम यहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक तो है कि इससे संबंधित जो मामले हैं, यानी पोक्सो एक्ट से संबंधित जो मामले हैं, जो पेंडिंग या पेंडेंसी जो है केसेस की, लंबित मामले जो हैं, इनकी संख्या बढ़ी है। यानी कि एक केस आया पोक्सो के अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन उसका निपटान नहीं हुआ। अब निपटान नहीं हुआ है अभी तक, तो इसका मतलब ये केस पेंडिंग है। और इस तरीके की मामलों की संख्या में क्या हुई है? लगातार वृद्धि हुई है। किस प्रकार से वृद्धि हुई है अभी आके आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे। पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें पोक्सो एक्ट के तहत जब विक्टिम आए हैं तो उनकी रिहाई जो है वो बहुत तेजी से हुई है। मतलब ये है कि इसमें मान लेते हैं कि कोई केस ऐसा आया है जो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत है, ठीक है। तो इस मामले में जो विक्टिम है उसकी रिहाई के मामले जो हैं, रिहाई जो है, यानी कि एक तो पेंडेंसी नहीं हुई है, मतलब पेंडेंस कह सकते हैं, क्लियरेंस नहीं हुआ है, जो केसेस हैं उनका निपटान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो मामले चल रहे हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों की रिहाई हो गई, यानी छोड़ दिया गया है। तो वास्तविक रूप में या तो पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी सही तरीके से नहीं हुई है, आखिर ज्यादातर लोग छूट क्यों रहे हैं? इसका मतलब जिसने भी उन्हें गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने वाली जो एजेंसीज हैं या फिर आरोप लगाने वाले जो कह सकते हैं लोग हैं, वो सही तरीके के आरोप नहीं लगे हैं। मतलब या तो सच में ऐसा नहीं था, या फिर उनकी मामले में सही तरीके से जांच नहीं करी गई है, या फिर पुलिस ने अपना काम नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ रिहाई होने की जो संख्या वो बढ़ी है। तो अगर आप मान लेते हैं कोई अपराध करते हैं, उसमें आपको पकड़ा जाता है, आप छोड़ दिए जाते हैं, तो दो चीजें होती हैं। या तो आपने अपराध नहीं किया है, अगर कानून ने सही तरीके से काम किया, या कानून की जो दूसरी एजेंसीज हैं, फ्रेंचाइजी एजेंसीज हैं, उन्होंने सही तरीके से काम किया और ये निकाला निष्कर्ष कि आप दोष मुक्त हैं और आपको रिहा कर दिया गया, तो आप रिहा हो गए। तो या तो ये हुआ है, या फिर दूसरी बात ये है कि गलत तरीके से आपको गिरफ्तारी करी गई है, या फिर कानून ने सही तरीके से काम नहीं किया, और इससे फिर दूसरा निगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आप दोबारा उस काम को करने के लिए
प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो पहले बार कोई सजा नहीं मिली। तो ये एक कह सकते हैं क्वेश्चनेबल चीज हो गई कि भाई इतने ज्यादा मामले रिहाई के कैसे हैं। अगर इतने ज्यादा मामले रिहाई के मामले में उच्च दर अगर हमको दिख रही है, तो इतनी बेफिजूली की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसमें समय की बर्बादी क्यों हुई है कोर्ट की और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनकी। रिसोर्सेज का मतलब जो भी हमने संसाधन उपयोग किए हैं, पुलिस तंत्र है, तमाम सारी ब्यूरो एजेंसीज हैं, तमाम सारे कह सकते हैं कोर्ट्स वगैरह हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, इसके अलावा जो नियामक प्रणालियां हैं जो भी है ना, तो उन सब का यहाँ पर दुरुपयोग या तो हुआ है। तो चलिए इसी पर हम विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। और विश्लेषण के बारे में जब आपको बता रहा हूं, तो एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है अ डेकेड ऑफ पोक्सो। अ डेकेड ऑफ पोक्सो, ये एक शीर्षक है, एक एनालिसिस किया गया। इस एनालिसिस जो किया गया है उसका एक शीर्षक है, किस नाम से एनालिसिस किया गया है, अ डेकेड ऑफ पोक्सो। ये जो विश्लेषण है ये किया किसने है, ये किया है जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिटेल इन इंडिया, या आप इसको शॉर्ट में जल्दी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एजेंसी है जिसने ये एक सर्वे किया है और सर्वे करके अपना एनालिसिस जो है वो प्रदान किया है। इस एनालिसिस में दो सहायक एजेंसियां हैं, एक विश्व बैंक का डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म यानी डेज्यूरे, और दूसरा है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। इनकी सहायता से इन्होंने ये सर्वे किया है और एक विश्लेषण समक्ष प्रस्तुत किया है। उस विश्लेषण का नाम है अ डेकेड ऑफ पोक्सो। अब इस विश्लेषण में क्या चीजें निकल करके आई हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये विश्लेषण जो है तमाम कह सकते हैं 28 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, यूटीज वगैरह जो हैं, इनमें ये सर्वेक्षण किया गया और इनके ये 486 जिलों में किया गया है। 486 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 486 जिलों में ये सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण में 2,30,730 मामले लिए गए। कितने मामले लिए गए? 2,30,730। ठीक है, इतने मामले का जो है निगरानी किया गया और ये जो निगरानी है ये वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2021 के बीच किए गए। 2022 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि 2022 तो चल ही रहा है और अभी कुछ ही दिन पहले ही 10 साल पूरा हुआ है, 14 नवंबर को, है ना। तो 2012 से 2021 के बीच में ई कोर्ट्स के माध्यम से, तमाम सारे जो ई कोर्ट्स के माध्यम से जो केस लॉज इकट्ठे किए गए या फिर पॉलिसी इंटरवेंशंस जो थे वो, और जो केस मेटा डेटा थे, इन सब के माध्यम से ये जो रिपोर्ट तैयार हुई 28 राज्यों के 2,30,730 मामलों से, उस रिपोर्ट के बारे में वहां पर मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, तो अब जरा देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट में जो चीजें बताई गई हैं, इसके जो उपकरण हैं वो हमको यहां पर देखने को मिलेंगे कि किस किस तरीके से, किन किन रूपों में कितना कितना गेन इन हुआ है या गेन आउट हुआ है। लेकिन छोटी सी बात यहां पर कर लेते हैं इन सब चीजों को शुरू करने से पहले, वो ये है कि आखिर पोक्सो है क्या, पोक्सो जो है क्या है और इसे वर्ष 2012 में लागू क्यों किया गया था। तो आप सब लोगों को मालूम है कि भारत में देखिए जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉ बनाता है, कानून बनाता है। भारतीय जो है कानून जो बनता है वो भारतीय संविधान को संतुष्ट करता है। किसको संतुष्ट करता है? भारतीय संविधान को संतुष्ट करता है। ठीक, अगर नहीं संतुष्ट करता है तो ऐसा कानून हमारे यहाँ नहीं लागू होता। तो कुछ कानून तो हमारे यहाँ डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर लागू होते हैं आर्टिकल्स के माध्यम से, और कुछ कानून जो हैं इसके आधार पर, जो हमारे यहाँ आईपीसी है, वो आईपीसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संतुष्ट करती हुई होनी चाहिए। उसके कानून नहीं होने पर संविधान में उस पर चर्चा होती है या सदनों में उस पर चर्चा होती है, संविधान में संशोधन करके या फिर एक्ट में संशोधन करके नए रूप लाए जाते हैं। तो आईपीसी के माध्यम से या फिर संविधान के माध्यम से कुछ नियम हैं जो हम लागू करते हैं और जिनके माध्यम से हम हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हम बच्चों के मामले की बात करते हैं, बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, तो हमारे संविधान में इस पर चर्चा की गई है और बाल शोषण के लिए, उसके विरुद्ध, बाल शोषण के विरुद्ध जो है बच्चों को एक अधिकार दिया गया है, जो कि आपको आर्टिकल नंबर
23 और 24 के अंतर्गत देखने को मिलेगा, खासकर 24 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा तमाम सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पर इंडिया ने सिग्नेचर किया हुआ है, जैसे 1989 में बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए 1989 में एक कन्वेंशन हुआ यूएन के साथ में, जिसमें इंडिया ने साइन किया है। और ये मतलब कह सकते हैं कि इंडिया अपनी तरफ से भी यूं प्रतिबद्ध है कि ऐसा कोई भारत में कानून नहीं बनेगा। इनफैक्ट अभी तक 2012 तक, जब तक ये पोक्सो एक्ट नहीं लाएगा, तब तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो कानून बच्चों के अपराध को बढ़ावा देता हो या बच्चों के प्रति अपराध को बढ़ावा देता हो। तो ऐसा तो कोई कानून हमारे यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा बाल अधिकारों एवं बच्चों की जो बिक्री है उस पे कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स ये भी हमने साइन किए हुए हैं। तो कहने का मतलब इंडिया में ऐसे रास्ते ओपन हैं ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, आईपीसी के माध्यम से और तमाम सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के माध्यम से भारत इस बात का पक्षधर है कि वह बच्चों के प्रति अन्याय नहीं होने देगा, उनकी बिक्री से संबंधित हो, उनके दुरुपयोग से संबंधित हो, दुर्व्यवहार से संबंधित हो, यौन अपराध से संबंधित हो या कुछ भी ऐसा जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब होता हो, तो ऐसे मामले वो बनने नहीं देगा। भारत में बाल यौन शोषण के खिलाफ किसी भी समर्पित प्रावधान का अभाव है। एक क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, 2012 में क्यों इसे लागू किया गया, मतलब पोक्सो की जरूरत क्या थी। अगर हम देखें तो जैसा कि हमने कहा कि भारत के संविधान में इस पर बात की गई है, इंडियन पेनल कोड्स में भी इस पर बात की जाती है, लेकिन डायरेक्टली कोई ऐसा मामला नहीं है। डायरेक्टली 2012 तक की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली कोई ऐसा मामला नहीं था जो बाल यौन शोषण के लिए, स्पेशली इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, या ये कह सकते हैं कि इस क्राइम के लिए, इस पर्टिकुलर क्राइम के खिलाफ किसी प्रकार का ऐसा कोई डेडिकेटेड कानून नहीं था। और ऐसे डेडिकेटेड कानून की जरूरत बढ़ रही थी। थोड़े बहुत मामले हमारे पास आईपीसी में थे, लेकिन आईपीसी इतना ज्यादा पर्याप्त नहीं था कि वो इनको जो है कह सकते हैं कि इसको कवर कर सके, इस तरीके के मामले को कवर कर सके। कहीं पे बच्चे की आयु का मामला फंस जाता है, कहीं उसके नाबालिग होने का मामला फंस जाता है, कहीं अपराध या अपराधी के नाबालिग होने का, अपराधी या फिर जो पीड़ित है उसके नाबालिग या बालिग होने का मामला फंस जाता है। ऐसे तमाम सारे कॉम्प्लेक्सेस थे जिसकी वजह से आईपीसी सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा। तो एक जरूरत थी जो स्पेशली इसी के लिए ही एक कानून बने, तो ये कानून बनाया गया, ठीक है। अब इसकी जरूरत एकदम से महसूस हुई 2012 में ही, क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है। उसके पीछे एक यहाँ पर एक्ट की बात करी जा रही है या एक घटना घटित हुई है। गोवा में बाल यौन शोषण का एक रैकेट था जिसका भांडाफोड़ किया गया 1990 में। और इसके बाद वहां की जो सरकार है, वो प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई और उसने 2003 में बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून जो है वो बना दिया। और इसी चीज से प्रेरित होते हुए आप देखेंगे जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर की निगरानी में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जो बाल अधिकारों के लिए एक कानून के लिए ड्राफ्ट बना सके। पहले कानून तो नहीं बन जाता है, पहले कानून के लिए ड्राफ्ट बनता है या प्रारूप बनता है। तो उसका प्रारूप जो है वो इन्होंने प्रस्तुत किया इस विशेषज्ञ समिति ने, और इस समिति को लीड कर रहे थे जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर जी। और इस ड्राफ्ट का नाम दिया गया, इस ड्राफ्ट को नाम दिया गया बाल संहिता विधेयक 2000। ये 2012 से पहले के प्रावधान आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो है धीरे धीरे करके इंप्लीमेंटेड होने लगी इस घटना के पश्चात। इसके बाद 2005 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो जागा या एक्टिव हुआ। तो 2005 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न अपराधों से निपटने के लिए उसने भी ड्राफ्ट तैयार किया, और इस ड्राफ्ट के लिए, बिल के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। मतलब एक बिल लाया जाना था, एक विधेयक लाया जाना था जो कि बच्चों के खिलाफ जो तमाम सारे जो अपराध हो रहे हैं उसको निपटाने के लिए एक विधेयक बने। अब उस विधेयक के लिए जो ड्राफ्ट था वो तैयार किसने किया? महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2005 में, ठीक है। इसके अलावा द स्टडी ऑफ चाइल्ड अब्यूज 2007 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट है द स्टडी ऑफ चाइल्ड अब्यूज 2007, उसमें ये कहा गया, उसमें जो है तकरीबन 12,447 बच्चे, 2,324 एडल्ट्स जो थे युवा वयस्क, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं
2449 हितधारकों का इसमें इस एक्ट के लिए अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया। और जब स्टडी किया गया तो कुछ रिजल्ट्स निकले और उसके आधार पर कुछ एक्ट्स जो है वो बनने शुरू हुए। जैसे कि देखिए यहां पर बाल शोषण के विभिन्न रूप देखने को मिले। सर्वेक्षण में जो बच्चे शामिल थे उन बच्चों में से 50.76% यौन शोषित बच्चे थे। मतलब आप यहां देखिए, ये जो टोटल मामले लिए गए हैं, ये जो स्टडी करी जा रही है इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, इसमें से आधे से अधिक, आधे से भी आप देख सकते हैं अधिक, 50.76, ऑलमोस्ट 51% के आसपास, लगभग 50.76% जो प्रतिशत यौन शोषित जो मामले हैं वो बच्चों में हैं, बच्चे इसमें शामिल हैं। सितंबर 2010 में इसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो के लिए, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया कि बच्चों के लिए हमको भाई एक्ट बनाना पड़ेगा, और इसलिए पोक्सो बिल पास कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। और ये ड्राफ्ट किस नाम से आया? ये ड्राफ्ट आया पोक्सो बिल 2010 के नाम से। और ये पोक्सो बिल 2010 पर सदन में चर्चा हुई और इसे फाइनली जो है क्या कर दिया गया, विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, और ये विधेयक पास हो गया। और इसी विधेयक के प्रभाव से जब ये पास हो गया तो 14 नवंबर 2012 को पोक्सो अधिनियम के रूप में इसे देश भर में लागू कर। तो ये है पोक्सो बनने का इतिहास। मतलब गोवा में 1990 से लेकर के 2003 में जो कानून बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद वहां से लेकर के अब फाइनली 14 नवंबर 2012 को हमें पोक्सो मिल गया। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ जाती है। अब यहां पर हमें चर्चा करनी होगी कि बच्चों के खिलाफ अपराधों पर प्रमुख निष्कर्ष जो है वो क्या निकला। मतलब ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा एनालिसिस बताए थे यहां पर कुछ देर पहले, ठीक है, तो पोक्सो तो बन गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो है ये विश्लेषण किया गया, ये विश्लेषण इतने मामलों पर किया गया है, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये रिपोर्ट आई थी आपकी। तो इस रिपोर्ट ने क्या क्या चीजें यहां पर प्रस्तुत करी हैं, आइए जरा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो विश्लेषण में कहा गया है पोक्सो के तहत 43.44 मुकदमे बरी हो जाते हैं। मतलब देखिए ये एक बड़ी बात है। शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा, चिंताजनक बात है। एकदम शुरू में अगर हम चलेंगे तो हमको यहां देखने को मिलेगा, एकदम शुरुआत में मैंने आपको यहां पर दिखाया कि किस तरीके से लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ रिहाई की भी जो दर है वो हाई हो रहा है, रेट जो है वो हाई हो रहा है, छूट जाने का जो दर है वो हाई हो रहा है। तो उसी हाई रेट को यहां पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया विश्लेषण में कि पोक्सो के तहत 43.44 मामले जो हैं, मामले जो हैं वो बरी हो जा रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि पोक्सो के तहत किसी के ऊपर पोक्सो लगाया गया, उसके बाद सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि भाई इसको तो बरी कर दो, मतलब दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं, सीधे बरी हो गए। तो भाई अब ये बड़ी बात हो गई। क्या पुलिस से एक दो केसेस अगर ऐसे हो जाते हैं, 10-20 केसेस ऐसे हो जाते हैं, समझ में आता है 100 में से 43 मामले ऐसे हो रहे हैं जिसमें लोग बरी हो जा रहे हैं। क्या वो 43 लोग सच में अपराधी थे या नहीं थे? अगर अपराधी थे और बरी हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तंत्र में गड़बड़ी है, क्योंकि वो दोबारा अपराध करेंगे। और अगर अपराधी नहीं थे तो इतनी बड़ी गलती प्रारंभिक जांच में कैसे हो जाती है कि इतने सारे लोग ले आए जाते हैं? तो भी कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कत है ना? तो ये चीज यहां पर आ रही है। इसके अलावा ये देखा गया कि बाकी 14.03% जो है वो दोष सिद्धि में, मतलब केसेस उनके समाप्त हो जा रहे हैं, कन्विक्टेड हो जा रहे हैं, है ना? और ये भी पाया गया कि भाई हर एक दोषी पर 3 लोग जो है वो दोष मुक्त हो रहे हैं। यानी 4 केसेस अगर आ रहे हैं तो एक जो है वो दोषी आ रहा है, 3 जो है वो दोष मुक्त हो जा रहे हैं। मतलब आप समझिए 1/3 ही केवल कन्वर्टेड है, 2/3 मामला जो है वो इसी तरीके से खराब हो रहा है, 1/4 सॉरी यूज हो रहा है, और 3/4 जो मामला है वो इसी तरीके से, 75% मामला जो है आपका फेक चला आ रहा है, या फिर गलत तरीके से जांच हो जा रही है, या फिर गलत लोगों को जांच के दायरे के अंदर लाया जा रहा है, या अपराध गलत आरोप लगाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह करके। आप सोचिए सभी राज्यों के लिए दोष सिद्धि की तुलना में बरी होने की दर काफी अधिक है। मतलब अगर हम
अलग अलग स्टेट्स की बात करते हैं तो राज्यों में दोष सिद्धि की तुलना में बरी हो जाने वाले लोगों की जो दर है, मतलब दो चीजें मैंने आपको बताई ना, दोष सिद्धि और बरी हो जाने वाले। देखिए बरी हो जाने वाले मामले ज्यादा हैं और दोष सिद्धि जो है उसका मामला केवल 14% है। दोष सिद्धि के मामले में बाद में बरी हो जाए। अंतर है, आंध्र प्रदेश में 7 गुने का अंतर है दोष सिद्धि की तुलना में बरी होने का। यानी अगर एक दोष सिद्ध हो रहा है तो ये 7 जो है वो बरी हो जा रहे हैं, जबकि मैंने ऑन एन एवरेज क्या दिखाया, 1 पे 3 दिखाया। आंध्र प्रदेश में 1 पे 7 है, पश्चिम बंगाल में 1 पे 5 है। केरल में थोड़ा संतोषजनक है। केरल में संतोषजनक थोड़ा सा ये है कि बरी होने वालों की संख्या कुल निपटानों की संख्या का केवल 20% है और दोष सिद्धि जो है वो 16%। तो 20% वर्सेस 16% यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। और बाकी में देख लीजिए जरा, 75% और 25% के आसपास है, 80% 90% के 80% 20% के आसपास है। ऐसे करके बड़ा रेशियो, बड़ा गैप है। तो शुरुआत में यही बताया गया कि वास्तविक रूप में अगर इन 10 सालों में देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जो इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन में जो अंतराल है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है चीजों का। ठीक है, तो ये तो प्रारंभिक दर मैंने आपको दिखा दी। इसके आंकड़े हो सकता है कि आपके प्रीलिम्स में कभी पूछे जा सकते हो। दूसरा, बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रमुख निष्कर्षों में अगला पॉइंट अगर हम डिस्कशन करें तो 138 जो जजमेंट्स हुए, डिसीजंस जिस पर आए, 138 मामलों में से 6% मामले ऐसे थे जिसमें अजनबी लोग शामिल थे, पीड़ित और आरोपी के बीच, है ना, मतलब पीड़ित और आरोपी के बीच में जो संबंध की अगर हम बात करें, पीड़ित और आरोपी के बीच अगर हम संबंधों की मामले में बात करें तो 6% मामले ऐसे थे जिसमें जो पीड़ित है और जो आरोपी है, वो आरोपी जो है वो अजनबी है पीड़िता के लिए या पीड़ित के लिए, नहीं जानता है उसको। पीड़ित और आरोपियों के बीच संबंधों की अगर हम पहचान की बात करें कि हाँ दोनों के बीच में संबंध की पहचान हुई है, तो ऐसे मामले जो है वो 44% हैं। आरोपी और पीड़ितों के परिचित, आरोपी जो हैं वो पीड़ितों के परिचित हों तो उनके मामले जो है कितने आ रहे हैं, 22% है। इसमें परिवार के सदस्य इंक्लूडेड हैं अगर आरोपियों के रूप में, तो ऐसे आरोपी 3.7% हैं। और आरोपी और जो विक्टिम है, पीड़ित जो है, उनके बीच में पहले कुछ कह सकते हैं कि रोमांटिक संबंध रहे, ऐसे मामले जो है 18% है। हो सकता है फ्रेंड्स रहे हों, इस तरीके से। तो ये डेटा दिखाता है कि इसमें मतलब परिचय के जो लोग हैं इस केसेस में अधिक इन्वॉल्व हो रहे हैं। घर के मामले जो हैं उसमें भी लोगों इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। यारी दोस्ती वाले जो मामले हैं उसमें भी संख्या काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं 18% लोग हैं। सबसे ज्यादा तो ये है कि हाँ जान पहचान के लोग इस तरीके के अपराध आपस में आप ज्यादा कर रहे हैं। तो ये एक सचेत होने की बात है। अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं जो 2021 के अभी हाल ही में प्रस्तुत हुए, तो 2022 में अगर उसकी बात करते हैं तो पोक्सो अधिनियम 2000, इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया है, आप जाकर के देख सकते हो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ऊपर ही मुद्दे की बात करी गई है। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों में 96% मामलों में आरोपी बाल पीड़ित का परिचित व्यक्ति था। ये कितनी बड़ी बात लिखी है। पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जो मामले दर्ज हुए हैं, इन दर्ज मामलों में से 96% मामले ऐसे हैं जिनमें जो आरोपी है वो बाल पीड़ित का परिचय है। यानी वो जो बच्चा जो पीड़ित है और जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो उस बच्चे का परिचित का है। 96% मामले ऐसे यहां पर आ रहे हैं। 48.66% मामलों में आरोपी या तो पीड़ित का दोस्त या रोमांटिक पार्टनर था, ये कहा गया। यानी फ्रेंड सर्कल्स में भी इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं, परिवार में इस तरीके के अपराध बढ़े हैं। ऐसे मामले फिलहाल पोक्सो एक्ट 2012 जिनके ऊपर लागू किया है, वो यहां पर जो नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके द्वारा यहां पर जो बताया जा रहा है वो है। आगे और देखते हैं, वही 138 मामले जो मैंने आपको बताए थे उनका अध्ययन किया जाए। अगर उनके उम्र के अध्ययन की बात की जाए और उम्र लिया जाए पीड़ित की, यानी जिसके ऊपर, जैसे जो बच्चे हैं जो इस अपराध जिनके खिलाफ ये अपराध किया गया है, अगर हम उनकी उम्र की बात करते हैं तो 5% बच्चे जो है वो 10 साल से कम के हैं। यानी 10 साल से कम बच्चे 5% हैं
100 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है और उनके खिलाफ यौन शोषण हो रहा है। 10 से 15 साल के बच्चों 10 से 15 साल के बच्चों पे ये जो दर है ये आपकी बढ़ जाती है 17%, 17.8% हो जाती है। 15 से 18 साल के बच्चों के बीच अगर देखी जाए, 15 से 18 साल के बच्चों के बीच देखी जाए तो 28% हो जाती है, यानी सब आप देख सकते हैं इनकी संख्या और ज्यादा है। और 48% मामलों में पीड़ित की उम्र की पहचान नहीं हो पाई है कि वो कितनी उम्र के। मतलब आप देखिए 15 से 18 साल वर्ष के जो आयु है उसमें कितना ज्यादा संख्या है, यानी 50% केसेस तो इस तरीके के हैं जिसमें हमने ये पता लगा लिया कि भाई किस एज ग्रुप में कितने ऑन एन एवरेज कितने जो है अपराध हो रहे हैं, लेकिन बाकी के तो पता भी नहीं चले। 50%, लगभग 50% मामले के आसपास 48% जो दिख रहा है। अब अगर हम आरोपियों की बात करते हैं, जिन लोगों ने ऐसे दुष्कृत्य किए हैं, उनके आरोप जिनके ऊपर लगे हुए हैं, उनके एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 11.6% आरोपी जो है वो 19 से 25 साल के हैं। यानी सोचिए 19 से 25 साल के ऐसे लोग हैं जो 10 साल से कम या 10 से 15 या 15 से 18 साल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो 15 से 18 साल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार ये 19 से 25 साल वाले तो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। 10% लोग जो है वो 25 से 35 साल के हैं, 6% लोग 35 से 45 साल के हैं और 6% लोग 45 साल से अधिक। यानी बच्चा जब टीनेज में है तो इस अपराध में और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। यानी बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बच्चों के उम्र से ठीक जो टीनेज वाली जो एज आ रही है, टीनेज के बाद वाली जो एकदम जस्ट युवावस्था वाली जो एज आ रही है, वो लोग ज्यादा जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी उस पीढ़ी को समझने और समझाने की ज्यादा आवश्यकता है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि 45 साल के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी 6% लोग, और 35 से 45 साल वाले भी 6% के आसपास ही हैं लगभग। तो ये भी काफी बड़ी बात है। पोक्सो एक्ट के तहत कड़े दंड का प्रावधान है, खासकर पेनेट्रिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड पेनेट्रिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में। और इन दोनों मामले में बहुत ही कड़े दंड मतलब दिए जा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ऐसे देखिए कि 20 साल की कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक इसमें देने का प्रावधान है। उसके बावजूद भी इन दोनों केसेस की रिपोर्टिंग जो है वो 50% से अधिक है पोक्सो एक्ट के अधिक। आप देखिए कुल मिलाकर पोक्सो के आधे से अधिक मामले इसी में शामिल हैं। लगभग 46 सेक्शंस हैं जो पोक्सो के अंतर्गत लगाए जाते हैं। उनमें में से इन 2 सेक्शंस के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा 31 और इसमें 25% के आसपास मामले दर्ज किए गए, इतने गहन अपराध होने के बावजूद, की धाराएं होने के बावजूद। अब पोक्सो मामला जो है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि न्याय की गुणवत्ता क्या है, क्या पोक्सो के तहत अगर कोई मामला चला गया है तो गारंटी है कि हाँ ठीक तरीके का हमको न्याय मिल जाएगा, तो उसका भी हम लोग अगर अध्ययन कर लें तो पता चल जाएगा यहां से। देखिए नॉर्मली तो इस अधिनियम के तहत जो है कोई मामला अगर आता है तो 1 वर्ष के भीतर उसका निपटान हो जाना चाहिए, विद इन एन ईयर। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया है, जो विश्लेषण किया गया उसमें कहा गया है कि एक मामले को निपटने में लगभग 509 दिन लग रहे हैं। यानी लगभग कह सकते हैं 1.25 साल लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा समय है। 2019 से 2020 के बीच में जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या बढ़ी थी। अगर इतना समय लग रहा है तो मामला केस जो है वो पेंडिंग है। और पेंडिंग केसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेंडिंग केसेस 2019 से 2020 के बीच में बढ़े थे। लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क दिए गए। एक तर्क तो यह है जो कि वैलिड है, लेकिन बाकी नहीं लगते हैं कि भाई वैलिड होंगे। एक तर्क तो यह है कि कोविड-19 के कारण थोड़ी सी देरी आई। इसके अलावा कहा गया कि पुलिस के द्वारा जांच की धीमी गति, अगर ये है तो फिर इस एक्ट का कहां पर हम विश्वास कर सकते हैं, मतलब वही गुणवत्ता। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में सैंपल जमा करने में देरी हो रही है। 22.76% मामले ऐसे थे जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने में टाइम वेस्ट हो रहा था। और इसी ट्रांसफर के चक्कर में टोटल नंबर ऑफ केसेस के 1/5 केसेस जो हैं वो खत्म हो जा रहे हैं कि हमारे उसके अंतर्गत आते ही नहीं, इसे हटाया जाए तो मामला ही रद्द हो जा रहा है। ऐसे 5
1/5 भाग मामले इसी तरीके से ट्रांसफर के चक्कर में निपट जा रहे हैं। कुल निपटान में स्थानांतरण का प्रतिशत 2013 में अगर हम देखें तो 8% के आसपास था। ये ट्रांसफर्स के केसेस जो है 2013 के बाद 2019 में देखें तो 19% हो गए, और 2020 में एकदम मतलब बहुत ही भयंकर हो गए, 42% के आसपास। इतने ट्रांसफर्स के केसेस जा रहे हैं। इसका मतलब केसेस को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, या फिर केसेस को सही जगह पर लेकर के नहीं आया जा रहा है। दो चीजें। अब ये जो पोक्सो है, इसके इंप्लीमेंटेशन में यानी क्रियान्वयन में कमियां किस प्रकार की है, तो कुछ कमियां तो हमने आपको दिखाई। एक बहुत बड़ी कमी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोट करी है, और वो ये कही है कि पोक्सो के अंदर जो 96% मामले हैं उसमें जो पीड़ित है या पीड़िता है, उसको क्या नहीं मिल रहा है, एक सहायक व्यक्ति नहीं मिल रहा है। सहायक व्यक्ति क्या होता है? ये सहायक व्यक्ति यानी असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, असिस्टेंट नहीं मिल रहा है उसे। सहायक व्यक्ति का मतलब एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसी एजेंसी से है जो बच्चों के हित के लिए कार्य करती हो। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, वो कोई संस्था हो सकती है, जैसे कि जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है, या उससे संबद्ध कोई संस्था हो, या फिर कोई इस तरीके के एनजीओ हो, या फिर कह सकते हैं कि जो ये बच्चों के लिए ऑर्फेनेजेस जो होते हैं वो हो, जो जिनको मालूम हो कि बच्चों के खिलाफ किस तरीके की लोग साजिश भाई इतने लोग रिहा क्यों हो जा रहे हैं कि जिसके साथ में ये घटना घटित हुई और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो तो स्मार्ट है, बड़े उम्र का है, जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसे मालूम ही, कई बार तो उसे मालूम ही नहीं कि उसके प्रति अपराध हुआ है इस प्रकार का, या फिर उसे बरगला लिया जाता है, या फिर उसे उस कंडीशन वो चीजें मालूम ही नहीं है कि कैसे उसे डील करना चाहिए, या उसके परिवार वालों को नहीं मालूम है। तो बच्चों के मामले में किस प्रकार के अब्यूज केसेस हो सकते हैं उसको उसकी जानकारी रखने वाली जो एजेंसीज है, चाहे वो एडवोकेट के रूप में हो, चाहे वो ऑर्फनेजेस के रूप में हो, या फिर किसी दूसरे एनजीओज के रूप में हो, या फिर कुछ भी, ये सहायक व्यक्ति इनके पास होने चाहिए जिससे कि इनको गलत न्याय न मिले, इसकी वो सपोर्ट कर सके। सपोर्ट पर्सन नहीं है इनके पास में, होना चाहिए। विश्लेषण में आगे कहा गया है कि सभी जिलों में पोक्सो अदालतों को स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक स्थापित नहीं है। सरकार की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना के तहत 2022 तक 408 पोक्सो अदालतें स्थापित की गई हैं, जो कि अपर्याप्त हैं। पोक्सो मामलों को संभालने के लिए विशेष रूप से विशेष लोक अभियोजकों की कमी है। अब देखिए, जब पोक्सो एक्ट आता है ना, पोक्सो जो एक्ट आता है जब ना, तो इसमें जो अभियुक्त हैं, अभियोजक जो हैं, अभियोजक का मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो वकील हैं, ठीक है, जो पक्षकार हैं, जो पक्ष रखते हैं, वो प्रोफेशनली पोक्सो या फिर बच्चों के मामले से संबंधित जो केसेस हैं उसको हैंडल करने वाले लोग नहीं होते हैं। वो वकील तो होते हैं, वो विधि विशेषज्ञ तो होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के विधि विशेषज्ञ नहीं होते हैं। या फिर अगर ऐसे विधि विशेषज्ञों को लाया भी जाता है इन फास्ट ट्रैक प्रोसेस में, कोर्ट्स में, तो उन्हें दूसरे मामले दे दिए जाते हैं कि आप आए हो फास्ट ट्रैक मामले में तो ये वाला केस ना देख करके दूसरा केस देख लो, या फिर बाय द वे दूसरा केस देख लो, अभी वाला केस नहीं है, ऐसा करके। तो स्पेशली ये कहा गया है कि विशेष लोक अभियोजकों की कमी है, और जो हैं भी उन्हें दूसरे मामले दे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जो बच्चों के लिए सही तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कमी हमको यहां पर देखने को मिलती है, और हमें समझ में आता है कि अभी जो है पोक्सो एक्ट में क्रियान्वयन में कुछ कमियां। अच्छा है कि इस तरीके की रिपोर्ट सामने आती हैं, गवर्नमेंट्स के सामने आती हैं, गवर्नमेंट को इसे देखना चाहिए। और क्योंकि बच्चे किसी भी देश के भविष्य हैं, और यदि अगर वे ही डर में, भय में और इस तरीके के जघन्य अपराधों में शामिल किए जाएंगे, या फिर उनके प्रति इस तरीके के अपराध होंगे, कैसे एक स्वस्थ और सुसज्जित विकसित भारत का निर्माण होगा? ये एक कह सकते हैं कि यक्ष प्रश्न टाइप का होने लगा है आजकल। तो इसमें आप सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आवश्यक है, जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा कि 18 साल के बाद की उम्र के जो वयस्क मनुष्य हैं वो इसमें ज्यादा अपराधी हो रहे हैं।
उन्हें सिखाने और समझाने की आवश्यकता है। जहां दंड देने की बात आए वहां कड़े दंड देने की आवश्यकता है, तभी समाज में सुधार हो सकेगा। प्रश्न है जो आज के इस टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है, पोक्सो के संबंध में लिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार बच्चे 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, यानी कि इस एक्ट में बच्चों की परिभाषा परिभाषित की गई है। क्या यह सही है कि उस परिभाषा के अनुसार बच्चे वो हैं जो 16 वर्ष से कम होते हैं? ऐसे व्यक्ति पोक्सो को पहली बार 2012 में अधिनियमित किया गया था, क्या यह सही है? दोनों में से कौन सही है? ऑप्शंस के आधार पर आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न का उत्तर टेलीग्राम में भी पा सकते हैं, यहां पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा किसी भी प्रकार से, अगर आपको कोई चर्चा हमसे करनी। आशा करते हैं कि आपको ये विश्लेषण समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए हमेशा सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। मुलाकात करेंगे अगले किसी मुद्दे की बात को लेकर के, तब तक ले नमस्कार।